बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ। मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है स्टमक स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल पोजीशन, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। स्टमक की अगर हम बात करें, मैदे की अगर हम बात करें, तो मैदा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मेन ऑर्गन है। डाइजेस्टिव सिस्टम दूसरे तमाम सिस्टम से अहमियत इसलिए रखता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ताल्लुक फॉरेन बॉडी से भी है, यानी बाहर से कोई चीज बॉडी में इंटर होनी है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए जो सोर्स इस्तेमाल होना है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम नाम देते हैं, ये शुरू होता है माउथ से और इसका एंड होता है एनस पर। लेकिन माउथ से एनस तक इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स मौजूद हैं या मुख्तलिफ पार्ट्स मौजूद हैं। हर पार्ट का अपना एक रोल है, लेकिन यहां हम महदूद हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्टमक तक। स्टमक मैदा एब्डोमेन में मौजूद होता है और एब्डोमेन के भी अपर पार्ट में मौजूद होता है। स्टमक का एक ताल्लुक, यानी स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैले नुमा कोई चीज है जिसका एक ताल्लुक भी एक ट्यूब नुमा रास्ते से है और इसका दूसरा ताल्लुक भी एक ट्यूब नुमा रास्ते से है। इसके दोनों साइडों पे दो पैसेज मौजूद हैं। एक तरफ भी ट्यूब लाइक पैसेज है और दूसरी तरफ भी ट्यूब लाइक पैसेज है। जो अपर साइड में इसके ट्यूब लाइक पैसेज है उसे हम नाम देते हैं ओसोफिगस का, और जो दूसरी साइड पे इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या पैसेज है या रास्ता है, उसको हम नाम देते हैं इंटेस्टाइन का। तो स्टमक एक तरफ ओसोफिगस के साथ और दूसरी तरफ इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन होता है। कुदरत आप पर बेहद मेहरबान है। किस लिहाज से? इस लिहाज से कि स्टमक ने जो चीज रिसीव करनी है उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जिसको हम माउथ कहते हैं, जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं, वो एक वाइड एरिया है। लेकिन उसके बाद जो एरिया है, जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, जो पैसेज है, वो तंग एरिया है, नैरो है, और फिर उसके मुकाबले में स्टमक बड़ा एरिया है। यानी कि स्टमक खुद तो थोड़ा सा वाइड है, लेकिन स्टमक जिससे ज्वाइन है ओसोफिगस के साथ, वो एक नैरो सा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्यों है? नेचर ने आपकी सेफ्टी कैसे की? बनाने वाले ने, वो जो एब्सोल्यूट क्रिएटर है, उसने आपकी हिफाजत का इंतजाम कैसे किया? बात यह है कि आपने जो खुराक स्टमक के अंदर पहुंचानी है, अगर उससे पहले का पैसेज स्टमक के बराबर वाइड होता तो हो सकता है कि आप ये दांतों को जो तकलीफ देते हैं ये छोड़ देते। जैसा कि किसी भी तकरीब के अंदर देखा जाता है, जो हशर होता है खाने के साथ, तो अगर ये पैसेज भी तंग ना होता तो शायद ऐसा होता कि जो मुंह में आ रहा है वो ऐसे ही आगे फेंक दिया जाता। लेकिन नेचर ने आपकी सेफ्टी की है, और वो सेफ्टी ये है कि स्टमक तक पहुंचने से पहले उसे ओसोफिगस से गुजरना है, और ओसोफिगस एक तंग एरिया है। अगर आप मुंह के अंदर बकल कैविटी में आप अपने तित की मदद से आने वाली खुराक को च्यू नहीं करेंगे, बारीक नहीं करेंगे, तो उसका आगे की तरफ जो है फ्लो करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर गलती से ऐसा कर बैठे, यानी बगैर चबाए खुराक को आगे की तरफ भेज दिया,
तो ओसोफेगस जो है वो फैल जाएगी उस खुराक की वजह से। जहां वो खुराक मौजूद है, बगैर च्यू किए आपने अगर खुराक को आगे भेज दिया तो ओसोफेगस वहां से थोड़ा सा वाइड हो जाएगा। और अगर ओसोफेगस वाइड हुआ तो उसके बराबर में एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम ब्रोनकस कहते हैं, और जो सांस का जिम्मेदार है। तो अगर ये एरिया आपने वाइड किया तो ब्रोनकस भी जो है थोड़ा सा दब जाएगा। गोया दूसरे लफ्जों में सांस का इश्यू खड़ा हो सकता है, सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी। और सांस लेने में मुश्किल का मतलब आप खुद समझते हैं। तो नेचर ने आपकी सेफ्टी ये की है कि ओसोफेगस को थोड़ा सा तंग रखा है, ताकि आप मजबूर हैं कि मुंह के अंदर जो चीज आ रही है आप उसे च्यू करें और च्यू करके स्टमक के अंदर भेजें। खुद स्टमक जो है, अगर उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखें तो एपिगैस्ट्रिक रीजन जो हमारा होता है, जो बिल्कुल स्टर्नम के बिल्कुल नीचे का जो हिस्सा है, स्टर्नम ये सेंटर की बोन कह लें, और इसका बिल्कुल जो एंड है ये एपिगैस्ट्रिक रीजन है। एपिगैस्ट्रिक रीजन से थोड़ा सा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक की तरफ होता हुआ स्टमक लेफ्ट की तरफ जाता है, और फिर आगे जो है लेफ्ट में आगे इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम से जाकर कनेक्ट होता है। तो अब क्या होता है कि जो खुराक आपने स्टमक में भेजी, तो स्टमक के खुद फिर पार्ट्स हैं। स्टमक का वो पार्ट जो बिल्कुल राइट साइड पे ऊपर की साइड पे मौजूद होता है, उसे हम स्टमक का फंडस कहते हैं। और उससे बाद का जो एरिया है, जो एक कर्व शेप में होगा, एक बड़ा एरिया जो है वो स्टमक की बॉडी है। और स्टमक की बॉडी के एंड पर वो एरिया जो आगे चलकर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन होना है, उसे हम पाइलोरस कहते हैं। जब उधर पाइलोरस नाम दिया तो इधर स्टमक का वो हिस्सा जो ओसोफेगस के साथ जुड़ा होता है, उसे हम कार्डियक कहते हैं। तो इस तरफ ये कार्डियक स्टार्टिंग पॉइंट है, और उस तरफ पाइलोरस जो है वो उसका एंड पॉइंट है। इन दोनों जगह पर स्फिंक्टर मौजूद हैं, वाल्व्स मौजूद हैं, जो फ्लो को एक साइड में करते हैं। वाल्व का तस्वीर यही है कि उसने फ्लो को एक साइड में करना है। तो जो ऊपर की साइड पे स्फिंक्टर मौजूद है उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, और जो पाइलोरस साइड पे स्फिंक्टर मौजूद है उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। होता क्या है कि खुराक जो है कार्डियक स्फिंक्टर से नीचे की तरफ पुश होकर स्टमक में आ जाती है। स्टमक की वो लेयर जो सबसे बड़ी है, स्टमक को आप अगर यूं समझ लें कि आपके पास अगर कोई बैलून है और आपने उसकी एक साइड से थोड़ा सा उसे फोल्ड किया है, तो अब क्या होगा कि उसकी एक साइड कर्व जो है वो थोड़ी बड़ी होगी, और जिस साइड से आपने उसे नैरो किया है उस साइड से वो उसकी कर्व जो है वो थोड़ी सी छोटी होगी। तो स्टमक की वो कर्व जो बड़ी होती है उसे हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं, और स्टमक की वो साइड जहां से वो थोड़ा सा करीब होता है या तंग होता है उसे हम लेसर कर्वेचर जो है वो नाम देते हैं। तो स्टमक का एक ग्रेटर कर्वेचर है, एक लेसर कर्वेचर है। इन साइड अगर आप स्टमक को देखेंगे तो स्टमक के अंदर लेयर्स या फोल्ड्स मौजूद होती हैं, और ये फोल्ड्स का होना स्टमक के अंदर जरूरी है। और ये जो फोल्ड्स होती हैं इनको एक पर्टिकुलर नाम भी दिया जाता है, वो है रिजिस। ये रिजिस क्या करती हैं कि जब खुराक मैदे के अंदर पहुंचती है तो उस खुराक की वजह से मैदा थोड़ा थोड़ा सा फैलना शुरू हो जाता है, थोड़ा वाइड हो जाता है। तो ये लेयर्स उसको वाइड होने में हेल्प करती हैं। ये रिजिस जो है उनको हेल्प करती हैं कि स्टमक थोड़ा सा बढ़ जाए। अगर ये मौजूद नहीं होंगी तो स्टमक का फैलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो खुराक जब मैदे के अंदर पहुंचती है तो उस वक्त मैदा जो है वो थोड़ा थोड़ा फैलना शुरू हो जाता है। दूसरा काम ये होता है कि स्टमक की अपनी लेयर्स हैं, मुख्तलिफ तहें स्टमक के अंदर की साइड पे जो है वो मौजूद होती हैं, और जिनमें से सबसे अंदर की जो साइड होती है उसे हम म्यूकोसा कहते हैं। और म्यूकोसा जो लेयर है ये आपके समझने वाली है कि ये लेयर अपने अंदर से दो बेसिक चीजें खारिज करती है, एक है म्यूकस और दूसरा है गैस्ट्रिक जूस। ये दो चीजों की अहमियत बहुत ज्यादा है।
म्यूकस क्या करता है, उस लेयर को एक खास किस्म की प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, किसके अगेंस्ट, एसिड के अगेंस्ट। अब ये एसिड कहां से आ गया, ये गैस्ट्रिक जूस में मौजूद होता है। तो वो जो गैस्ट्रिक जूस जिसका नाम रखा जा रहा है, या स्टमक जिस जूस को खारिज कर रहा है, उसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और उस गैस्ट्रिक जूस में दो बेसिक चीजें मौजूद होती हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर दो बेसिक चीजें मौजूद होती हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और जो दूसरी चीज मौजूद होती है वो हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो स्टमक अपने अंदर से एक जूस खारिज करता है, उस जूस को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और गैस्ट्रिक जूस के दो बेसिक एलिमेंट्स हैं, HCl एसिड और उसके साथ ही साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो HCl एसिड है, कुदरत ने अब आपको यहां दूसरी सेफ्टी दी है। एक सेफ्टी ओसोफेगस की शक्ल में थी कि आप खुराक बगैर चबाए अगर आगे भेजेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। जल्दबाजी आपको कहीं और भी ले जा सकती है। दूसरी सेफ्टी यहां की है कि HCl एसिड दे दिया यहां पर। मैंने आपको बताया था कि बाहर से, फॉरेन बॉडी से आपकी बॉडी का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो बाई माउथ है। नोज से भी है, लेकिन आप बाई माउथ जो है बाहर की चीजें बॉडी के अंदर जो है वो लेकर जाते हैं। खुराक इसी रास्ते से अंदर जाती है। वो जो खुराक जा रही है वो जरूरी नहीं है कि उसमें सारी ही चीजें प्योर मौजूद हों, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारा प्योरीफाई नहीं है। एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज हर वक्त मौजूद हैं। ये बैक्टीरियाज अंदर जाकर बॉडी के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बैक्टीरिया जब माउथ, ओसोफेगस और स्टमक में पहुंचते हैं, तो स्टमक में मौजूद HCl एसिड क्या करता है, उन माइक्रो ऑर्गन्स को किल करता है। तो नेचर ने आपकी दूसरी सेफ्टी की है। वो गॉड क्रिएटर जो है, जो एब्सोल्यूट क्रिएटर है, उसने आपकी दूसरी सेफ्टी ये की है कि आपके अंदर एसिड प्रोड्यूस किया हुआ है, और इस एसिड की वजह से ये जो माइक्रो ऑर्गन्स हैं ये बॉडी में जाने के बाद किल हो जाते हैं। आमतौर पर यहां पर किलिंग कंप्लीट हो जाती है, लेकिन बाज औकात किलिंग का ये प्रोसेस यहां कंप्लीट नहीं भी होता और ये बैक्टीरिया आगे चले जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारे अंदर मुख्तलिफ किस्म की डिजीज जो है वो जाहिर हो जाती हैं। तो नेचर ने आपकी दूसरी सेफ्टी इस अंदाज से की। अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनमें एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जब खुराक अंदर जाती है और गैस्ट्रिक जूस खारिज होना शुरू हो जाता है, तो ये एसिड की मौजूदगी में एक्टिव होता है और पेप्सिन प्रोड्यूस करता है। और पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी प्रोटीन की डाइजेशन का एक बड़ा हिस्सा आपके स्टमक के अंदर जो है वो कंप्लीट होना जो है वो शुरू हो जाता है, या प्रोटीन पेप्टोन पॉलीपेप्टाइड में जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रोटीन की डाइजेशन जो है आपके स्टमक के अंदर काफी हद तक जो है वो मुकम्मल होती है। गैस्ट्रोजन भी होता है, इसके साथ ही साथ जो है रेनिन भी होता है। अच्छा, ये रेनिन सिर्फ बच्चों में होता है, क्योंकि उनके यहाँ दूध को दही में कन्वर्ट करना होता है, तो वहां रेनिन होता है। बड़ों में रेनिन की जरूरत नहीं है, तो बड़ों में रेनिन नहीं होता, प्रोरेनिन नहीं होता। स्टमक डाइजेशन के इस प्रोसेस के बाद खुराक को आगे के जो मौजूद स्फिंक्टर है, जिस स्फिंक्टर का नाम रखा गया था पाइलोरिक स्फिंक्टर, उसके जरिए ड्यूडिनम में भेज देता है। अब अगर हम बात करें कि स्टमक के अंदर डिजीज कौन कौन सी जो है वो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो देखिए, चूंकि खुराक सबसे पहले स्टमक में पहुंच रही है और स्टमक में मेन चीज है एसिड, तो अगर आप खुराक भी ऐसी लेंगे कि जो एसिड की प्रोडक्शन की जिम्मेदार है, तो एसिड लेवल बढ़ जाएगा। और अगर एसिड लेवल बढ़ गया, नॉर्मल से बढ़ गया, तो यकीनन जो है वो डिजीज प्रोड्यूस होगी, यानी कि आपके अंदर
एसिड लेवल बढ़ जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी हो जाएगी। अच्छा, जब हाइपर एसिडिटी होती है तो स्टमक का जो नेचुरल फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है, और जब वो नेचुरल फंक्शन एबनॉर्मल होगा तो आईबीएस यानी इनवर्स बॉल सिंड्रोम जो है वो बन सकते हैं। और ये इनवर्स बॉल सिंड्रोम्स क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो एक्शन जाना तो टुवर्ड्स द डाउन साइड था वो अपवर्ड साइड पे जो है होना शुरू हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्सेस जो बनते हैं असली तौर पे तो आगे जाने हैं, क्योंकि खुराक ने आगे बढ़ना है काइम की शक्ल में। जब डाइजेस्टिव फॉर्म में चली जाती है यानी काइम बन जाती है तो खुराक आगे पुश होती है। लेकिन अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो फिर उस सूरत में क्या होता है कि ये इनवर्स रिफ्लेक्सेस बनना शुरू हो जाते हैं और अब खुराक ऊपर की तरफ भी आ सकती है। हाइपर एसिडिटी की मौजूदगी में आमतौर पर बिल्चिंग शुरू हो जाती है, डकारें आना शुरू हो जाती है, और इस डकार के साथ क्या होगा कि जो स्टमक का लिक्विड है वो भी ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब स्टमक के उस लिक्विड में एसिड ऑलरेडी मौजूद था और आपने अपनी खुराक में चेंज करके, खुराक में ऐसी तब्दीली करके कि एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, आप हाइपर एसिडिटी का शिकार हैं, तो अब जो चीज ऊपर आ रही है उसमें एसिड कदरे ज्यादा है और उस जगह पे आ रहा है कि जहां एसिड की सेफ्टी के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है। यानी ओसोफिगस में स्टमक की सेफ्टी के लिए उसकी लेयर में कोई चीज मौजूद नहीं है। स्टमक की हद तक वो लेयर मौजूद है, म्यूकोसा मौजूद है, म्यूकस मौजूद है जो उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन ओसोफिगस में वो लेयर मौजूद नहीं है। तो क्या होगा कि एसिड की वजह से वहां पर बर्निंग आ जाएगी, चेस्ट के अंदर बर्निंग आ जाएगी, जिसे हम चेस्ट बर्निंग भी कहते हैं, हार्ट बर्निंग भी कहते हैं। ये बेसिक आपकी ओसोफिगस की बर्निंग है। तो ये हाइपर एसिडिटी की वजह से आ गई है। तो एक कंप्लेन ये होगी कि आपको हाइपर एसिडिटी की वजह से चेस्ट बर्निंग या हार्ट बर्निंग या सीने में जलन जो है वो आ सकती है। दूसरी तरफ अगर स्टमक जो है उसमें एसिडिटी बढ़ी हुई है और वो लोअर साइड पे एसिड ही चला जाता है, यानी न्यूट्रलाइज हुए कि लेवल एसिड का ज्यादा है और वो आगे की तरफ ड्यूडेनम की तरफ चला जाता है, छोटी आंत की तरफ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सेफ्टी मौजूद नहीं है, तो वहां पर भी अल्सरेशन जो है वो शुरू हो सकती है, जख्म बन सकता है, उसकी दीवारें जख्मी हो सकती हैं, इन्फ्लेमेशन आ सकती है, अल्सरेशन हो सकती है, तो जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो आगे की तरफ जो है ड्यूडेनल अल्सरेशन जो है वो भी बन सकती है। तो हाइपर एसिडिटी एक कॉज हुई और हाइपर एसिडिटी की वजह से चेस्ट बर्निंग आ सकती है, हार्ट बर्निंग आ सकती है, या आगे की तरफ अल्सरेशन आ सकती है। खुद स्टमक की अपनी दीवारें भी, अगर एसिड लेवल आपने बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है और उसके अंदर जो सेफ्टी लेयर थी वो वीक पड़ गई है, तो फिर स्टमक के अंदर भी अल्सरेशन आ सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर बन सकता है, तो स्टमक के अंदर भी अल्सरेशन जो है वो बन सकती है। तो अल्सरेशन हाइपर एसिडिटी की वजह से एक कॉज होता है। अब अगर ये अल्सर बन गया है तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए, अगर आपने गैस्ट्रिक अल्सर की बात की है, यानी कि आपने मैदे के अंदर जो है वो अल्सर की बात की है, तो मैदे के अंदर जो अल्सर होता है वो ज्यादातर कब हो रहा है, जबकि आपने एसिड वाली चीजों का इस्तेमाल ज्यादा किया है। एसिड वाली चीजें हमारे यहाँ कौन सी है, ये जितनी दालें हैं ना, अनाज वगैरह, ये सारे एसिड वाली चीजें हैं, सिवाय मूंग की दाल के बाकी सारी दालें जो है एसिड प्रोड्यूस करती हैं। और स्पेशली ये जो चने और मसूर की दाल है जिसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो एसिड लेवल ही बढ़ाती हैं। इसी तरीके से सब्जियों में आ जाएं तो अगर हम आलू की बात करें, हमारे यहाँ तो पोटैटोज के लिए तो उसके बगैर तो कोई खाना बनता ही नहीं है। तो ये जो पोटैटोज हैं ये भी एसिड बढ़ाते हैं, ये एसिड ही तो हैं। बैंगन हो गया, ये भी वो सब्जी है कि जो एसिड लेवल जो है वो बढ़ाती है। तो ऐसी चीजें जो है इनकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप अगर अजवाइन, थाइम, हमारे यहाँ उसकी दवा मौजूद है थाइमोल के नाम से, ये 7 अजवाइन है,
तो थाइमोल के चंद कतरे एक वक्त में और दिन में 3 दफा बमुश्किल 1 हफ्ते इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ताला जो है गैस्ट्रिक अल्सर में जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन अगर अल्सरेशन भी है, हाइपर एसिडिटी भी है, उसके साथ कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, पेशेंट एग्रेसिव मोड पे बहुत ज्यादा रहता है, तो ओपन मेडिसिन है आपके पास, फिर आप नक्स वोमिका का इस्तेमाल करेंगे। नक्स वोमिका से उस पेशेंट जो है आपका बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले लेगा। इसी तरीके से अगर हाइपर एसिडिटी के साथ साथ पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन के मामले में डेफिशिएंसी का शिकार होता है, यानी उसे एक तरफ बिल्चिंग बहुत ज्यादा आ रही है, डिकारों पे डिकारें आ रही हैं, डिकारें भी ऐसी कि महल्ले वाले भी सुनते हैं हाँ आज पड़ोस में जो है कुछ हो रहा है, तो इतनी ज्यादा आवाज के साथ आ रही होती है। तो अगर ये तेज साउंड वाली डिकारें जो है वो शुरू है, बिल्चिंग बहुत ज्यादा आ रही है और बिल्चिंग के साथ साथ पेशेंट में एक परेशानी का गलबा है, पेशेंट परेशान रहता है, स्वेटिंग हो रही होती है, कोल्ड स्वेट्स, ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, तो ऐसे लम्हे के लिए आपके पास साफ सुथरी दवा मौजूद है और वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज से आप बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। कार्बोवेज अपनी सपोर्ट में चाइना को लेती है, अगर कार्बोवेज और चाइना की सपोर्ट मिला ली जाए या ऑल्टरनेट कर ली जाए तो आपको बेहतरीन रिजल्ट जो है वो मिल जाते हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं तक मुकम्मल करता हूँ। अब तक की बात में कोई क्वेश्चन करना चाहें तो जरूर कर लें।